हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में शुरू करती हूँ मैं दृष्टिगत रोग। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बात करेंगे एक-एक करके कि क्या-क्या यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है और क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। दृष्टिगत रोग पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि दृष्टि होती कैसी है, दृष्टि का लक्षण क्या रहेगा। ठीक है, तो कोटेशन इसका आप याद कर लीजिएगा। हर साल आता है, 2 मार्क्स में भी आता है और 10 मार्क्स में भी इसका लक्षण, संख्या वगैरह इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो कोटेशन इसका मस्ट है, सबको याद करना है। क्या लिखा है? मसूर दल मात्रांतु पंचभूत प्रसादजाम खद्योत विस्फुर लिंगा अभिताम तेजोभिअव्यय आवृतां पटलेन अक्ष्णौ बाहेन विवराकृतिम शीतसात्म्या नराणां दृष्टिम आहुर चिंतका। ठीक है। अब देखिए, पूछा जाता है दृष्टि की आकृति कैसी है। अभी ये पीजी के एग्जाम के क्वेश्चन है। मसूर दल की आकृति के समान होता है। पंच महाभूत प्रसाद सम, जो 5 महाभूत है उनके प्रसाद भाग से बनता है। खद्योत विस्फुर लिंग अभिधाम, यानी कि जैसे जुगनू होता है, खद्योत बोलते हैं जुगनू जो लाइट करता है, या अग्नि कण इसकी समान आभा वाला होता है। आवृतम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसा आई के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो पटलों से आवृत रहती है और विवर जैसा होगा। तो इसके अंदर ये क्या है, बाहर से ये नेत्र गोलक के कई पटलों से आवृत होती है, क्योंकि इसके पहले पटल आ जाएंगे अपने। तो आवृताम पटलेन अक्षो, बाहर से पटलों से आवृत रहती है और बाहर से देखेंगे तो एकदम खोखली संरचना जो दिखाई देती है, विवर आकृति की जो दिखाई दे। शीत जिसके साथ में हो, यानी कि ठंडी ठंडी चीजें, शीतल आहार विहार जिसके साथ में हो, उसको हम दृष्टि कहते हैं। तो कोटेशन सबको याद रखना है। अब एक बार हिंदी और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मसूर दल के समान आकृति जैसी, पंच महाभूत के प्रसाद भाग से बनी हुई, खद्योत व अग्नि के कण सम, अग्नि कण के समान आभा वाली, अव्यय व तेज से व्याप्त और बाहर से नेत्र गोलों के कई पटलों से आवृत, बाहर से देखने पर विवर स्वरूप व शीत विहार जिसके साथ में हो, उसको नेत्र विशारद यानी कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है दृष्टि की परिभाषा। फिर बात करें इसकी संख्या, तो आचार्य सुश्रुत ने दृष्टि के कितने रोग बताए हैं? 12 रोग बताए हैं। और आचार्य भागवत ने दृष्टि के कितने रोग बताए थे? 27। तो 12 में आचार्य सुश्रुत ने कौन से रोग बताए हैं? पहले तो इन्होंने बताया है वातज, तिमिर, कांच, के तिमिर कह लो या कांच कह लो, सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो वातज तिमिर, पित्तज तिमिर, कफज, रक्तज, सन्निपातज और परिमलाई कांच। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए। फिर आ गया पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि। फिर आ जाता है, ये ट्रिक याद रखना, रस्व नकुल ने गंभीर होके धूम में प्रवेश किया। रस्व नकुल यानी कि रस्वजाड्य, नकुलांध्य, गंभीर होके, गंभीर का किसमें प्रवेश किया? धूम में प्रवेश किया। तो ये हो गए टोटल 12। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको यही याद रखना है। भागवत का केवल जो बताऊंगी वही याद रखना है। केवल देखो, भागवत ने 27 कैसे कर लिए इन्होंने, जो सुश्रुत ने तिमिर कांच एक ही बात बोली है, वो इन्होंने तिमिर अलग बोल दिया, कांच अलग बोल दिया, फिर लिंगनाश अलग बोल दिया। ठीक है, यानी कि भागवत के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तिमिर, कांच और लिंगनाश में क्या डिफरेंस है, तो इन्होंने बोला कि जो दूसरे पटल में होता है वो होगा तिमिर, जो तीसरे पटल में होगा वो होगा कांच, और जो चौथे पटल में होगा वो लिंगनाश होगा। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि तिमिर जो होगा वो तृतीय पटल में होगा, और जब वो चौथे पटल में पहुंचेगा तब उसको हम संज्ञा दे देंगे लिंगनाश। ठीक है, एक दूसरे की बड़ी हुई स्टेज है, कुछ अलग अलग इसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आचार्य भागवत ने किया है। तो 6 कांच, 6 लिंगनाश, 6 तिमिर हो गए। उष्ण विदग्ध दृष्टि भी बोला है इन्होंने, पित्त विदग्ध दृष्टि भी बोला है, अम्ल विदग्ध दृष्टि भी बोला है। तो एक ही पित्त विदग्ध दृष्टि के 3 भेद कर दिए। धूमदर्शी को धूमर नाम दे दिया, रश्वजाड्य को रश्वजा नाम दे दिया, गंभीरिका को गंभीरा नाम दे दिया, नकुलांध को रात्रांध कह दिया, और एक नकुलांध के अलावा रात्रांध अलग से कह दिया, और एक कह दिया औपसर्गिक लिंगनाश। तो आपको याद तो नहीं रखना है भागवत वाला, केवल आपको सुश्रुत का ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नकुलांध अभी पढ़ेंगे, पहले आगे बात करते हैं। फिर हम देखते हैं जो पटल के अकॉर्डिंग
पटल के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत ने तिमिर का वर्णन किया है कि अगर तिमिर जो है वो पहले पटल में है तो कैसा लक्षण आएगा। 4 पटल थे आँखों के अंदर, 2 वैसे तो टोटल 6 हैं, 2 वर्त में थे, 4 अंदर थे। तो अगर पहले पटल में तिमिर रोग होगा तो वो कैसा होगा, दूसरे में होगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो प्रथम पटल में अगर तिमिर है तो उसका लक्षण क्या आएगा, तो मिथ्या आहार विहार से जो दोष विगुणित हुए हैं वो शिराओं के द्वारा, क्योंकि नेत्रों की संप्राप्ति में सारे दोष किसमें चल रहे हैं, शिराओं में चल रहे हैं, तो शिराओं के द्वारा प्रथम पटल में स्थित होते हैं। तो मिथ्याहार विहार किया, दोष विगुणित हुए, शिराओं के मार्ग के द्वारा कहाँ गए, नेत्र के पहले पटल में जाकर के नेत्र के आभ्यंतर भाग में विकृति कर देते हैं। और खास बात, लक्षण केवल इतना याद रखना है, रोगी सभी वस्तुओं को अस्पष्ट कह लो या अव्यक्त रूप देखता है, यानी कि उसको कुछ क्लियर नहीं होता है, अस्पष्ट दिखता है, यानी कि ब्लरी ब्लरी सा दिखेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे होता है कई लोगों को चश्मा होगा, ठीक है, तो दूर का वो थोड़ा बहुत ब्लर सा दिखाई देता है, वही हो गया कि सभी चीज़ों को अस्पष्ट रूप से देखता है। तो अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब ये है कि उसको पहले पटल वाला तिमिर रोग है। अगर किसी व्यक्ति को जो तिमिर रोग है वो अगर द्वितीय पटल वाला है तो क्या लक्षण आएंगे, तो दोष अगर द्वितीय पटल में स्थित हो गए हैं तो दृष्टि पहले की अपेक्षा ज्यादा क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, यानी कि खराब हो जाएगी और ज्यादा ब्लरी दिखेगा, विहल हो जाती है। रोगी को अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखते हैं। मिथ्या पदार्थ का मतलब है कि ऐसे लगेगा कि आंखों के सामने मक्खी मच्छर बाल मकड़ी जाल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दोष है वो द्वितीय पटल में है और वो ऐसा उसको विजुअल्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आंखों के सामने मक्खी मच्छर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मंडल, ध्वजा, मृग तृष्णा जो दिखाई देती है ना गर्मियों के दिनों में, मृग तृष्णा, कुंडल आकृति की रचना, परिप्लव के समान विविध रचना, दृष्टि, बादल व अंधकार, इस तरह की, मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो एक्चुअल में है नहीं, अगर ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब जो है दोष कौन से पटल के आश्रित है, द्वितीय पटल के आश्रित है। रोग की अगर अवस्था बढ़ जाती है तो रोग की बड़ी अवस्था में दूर की चीजें तो उसको पास दिखाई देती हैं, पास की चीजें दूर दिखाई देती हैं। इस प्रकार दृष्टि के विभ्रम हो जाने से अत्यंत यत्न करने पर भी, खास बात, जैसे पहले में आपको ये याद रखना है कि चीजों को अस्पष्ट देख रहा है, दूसरे में खास बात ये याद रखनी है कि सुई में धागा नहीं पिरो पाएगा। अगर जो दोष है वो द्वितीय पटल में आश्रित है तो रोगी जो है सुई में धागा नहीं पिरो सकता। ठीक है, तो ये था द्वितीय पटल का त्रिमेर। फिर आता है तृतीय पटल। तृतीय पटल में अगर जो दोष पहुंच गए तो तृतीय पटल में दोषों के अवस्थित होने पर दर्शन में अक्षमता और दृष्टि की विषमता, यानी कि अब उसको थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, दृष्टि एकदम विषम हो जाती है। अब होगा क्या, जिससे रोगी ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है, नीचे की को नहीं देख पाता है। तो अगर मान लीजिए, और क्या देखेगा कि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उसको ऐसे लगेगा कपड़े से ढके हुए हैं, यानी कि अब उसको कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं है, कुछ भी ऊट पटांग देख रहा है। कान नाक आंख मुख वाले व्यक्ति को अंगों से रहित देखेगा, क्योंकि तीसरे पटल में इतने दोष आ गए हैं कि वो क्लियरली जो है रिफ्लेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, इमेज क्लियर होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या दिखाई देगा कि कान नाक वाले जो मनुष्य उनको अंगों से रहित देखेगा। दोष के बलवान होने पर दोष के अनुसार दृष्टि के वर्ण में क्या हो जाता है, रंजन हो जाता है। तथा दोषों की स्थिति अगर, अब सुनना थोड़ा ध्यान से, कि तीसरे पटल में जब दोष स्थित है और उन दोषों की स्थिति अगर ऊपर की ओर है तो दूर की चीज दिखाई नहीं देगी। अगर दोष की स्थिति पार्श्व में है तो पार्श्व की साइड वाला जो विजन होता है ना, जो फील्ड विजन, वो नहीं देख सकता। दोष अगर चारों ओर स्थित हो गए हैं पूरी दृष्टि में तीसरे पटल में तो वस्तुओं को सुकड़ी सी यानी कि संकुल रूप में देखेगा। दोष के दृष्टि के, अगर दोष जो है दृष्टि के एकदम एग्जैक्ट मध्य भाग में स्थित है तो एक ही वस्तु के दो रूपों को देखेगा। कई बार आपने देखा होगा अचानक से, मतलब एकदम से आंखें खोली और एक व्यक्ति के दो सर दिखाई देने लग गए, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ही सेकंड के लिए जो दोष होता है वो तीसरे पटल में दृष्टि के बीच में आ जाता है। यदि दोष की जो अवस्था है वो दृष्टि मणि के दो स्थानों में, दृष्टि मणि एकदम सेंटर वाला स्थान है, उसमें दो स्थानों में अवस्थित है, तो एक ही वस्तु के कितने रूप देखेगा, तीन रूप देखेगा। यदि दोष की स्थिति ठीक रूप से
व्यवस्थित नहीं है तो एक वस्तु के अनेक रूप देखेगा और इस अवस्था विशेष को हम क्या कहते हैं? तिमिर रोग कहते हैं। क्लियर है? तो आपको खास चीजें क्या याद रखनी है कि जो बड़ी-बड़ी वस्तुएं उनको कपड़े से ढका हुआ देखेगा, ठीक है? कान नाक वाले जो व्यक्ति हैं उनको उन अंगों से रहित देखेगा। दोष अगर चारों ओर स्थित है तो वस्तुओं को संकुल देखेगा। दोष पार्श्व में स्थित है तो पार्श्व की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दोष अगर ऊपर है तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो ऐसा अगर उसको दिखाई दे रहा है इसका मतलब उस पे जो दोष है वो तीसरे पटल का उसको क्या हो गया है? तिमिर रोग हो गया है। फिर आता है चतुर्थ पटल वाला लिंगनाश। अब चतुर्थ पटल में हो गया तो वो तिमिर नहीं रहा। मैंने पहले भी बोला कि आचार्य सुश्रुत ने भी यही बोल दिया है कि तिमिर जो होगा वो तीसरे पटल तक हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरे पटल को क्रॉस करके चौथे पटल में गया तो अब उसकी संज्ञा तिमिर न रह करके क्या रह जाएगी? लिंगनाश रह जाएगी। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाए चतुर्थ पटल गत तिमिर का लक्षण बताइए तो आप यही बता के आओगे, क्योंकि इनके नामों में नाम बस अलग-अलग है, बाकी लक्षण वगैरह सब सेम ही है। लिंगनाश ही तिमिर है, तिमिर ही लिंगनाश है। बस इतना अंतर है कि जैसे ही दोष तीसरे पटल को क्रॉस करके फोर्थ पटल में गए तब उसको नाम तिमिर नहीं दिया, फिर उसको नाम क्या दे दिया? लिंगनाश दे दिया। क्लियर है? तो तिमिर उत्पन्न करने वाला दोष अगर चौथे पटल में जाता है तो दृष्टि को पूरी तरीके से क्या कर देगा? अवरुद्ध कर देगा और उसे हम क्या कहते हैं? लिंगनाश कहते हैं। क्लियर है? लिंग का अर्थ होता है चक्षु इंद्रिय की दर्शन शक्ति और इसका नाश होना ही क्या है? लिंगनाश। तो लिंग यहाँ पे क्या है कि आंखों की जो देखने की जो शक्ति है वो लिंग है और अगर उसका नाश हो जा रहा है इसका मतलब व्यक्ति क्या हो गया है? लिंगनाश हो गया है। यदि यह अवस्था पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाए तो उस रोगी के लिए सारा दृश्य कैसा हो जाएगा? अंधकार में हो जाएगा। यानी कि दोष पूरे कंप्लीट चारों के चारों पटलों को आवृत कर लें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। यदि दोष ना अतिरूढ़ अवस्था में हो तो उस रोगी को प्रकाश का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, यानी कि कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई है तो थोड़ी बहुत जो प्रकाश वाली वस्तु उनको देखता रहेगा। तो ये लक्षण था चतुर्थ पटल लिंगनाश का। अब हम बात करने वाले हैं दोष के अकॉर्डिंग तिमिर रोग की, यानी कि वातस तिमिर क्या होगा, पित्तस क्या होगा, इस तरीके से, और इसकी चिकित्सा भी साथ में पढ़ेंगे। तो वातस तिमिर के कारण मनुष्य प्रत्येक वस्तु को भ्रमती, घूमती हुई, चक्कर काटती हुई अवस्था में देखेगा, मलिन देखेगा और किंचित रक्तवर्ण की और थोड़ी बहुत क्या देखेगा? टेढ़ी देखेगा। तो वातस तिमिर के कारण मनुष्य कैसा देखेगा? पूरी जो भी चीजें हैं उनको गंदली से देखेगा, घूमती हुई देखेगा और टेढ़ी देखेगा। भागवत क्या कहता है इसमें कि वातस तिमिर में रोगी वस्तुओं को टेढ़ा मेढ़ा देखेगा, क्योंकि वायु में चल कूद है, कहीं भी मूवमेंट कर सकती है तो टेढ़ा मेढ़ा देखता है। जाला, बाल, मच्छर, किरणें, ऐसी तरह तरह की चीजें देखेगा और इस अवस्था की अगर आपने उपेक्षा कर दी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भागवत ने क्या बोला है? तिमिर की बड़ी स्टेज क्या है? कांच है। और कांच की बढ़ी हुई स्टेज क्या है? लिंगनाश। यानी कि दूसरे पटल में अगर दोष है तो तिमिर होगा, तीसरे में है तो कांच होगा और चौथे में है तो लिंगनाश होगा। भागवत ने इनको ऐसे अलग अलग कर दिया। जबकि सुश्रुत ने बोला कि दोष अगर पहले पटल से लेके तीसरे पटल में कहीं भी होते हैं तो तिमिर हो सकता है, और अगर वो चौथे पटल में चले गए तो उसको हम तिमिर ना कह के क्या नाम देंगे? लिंगनाश नाम देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना, मच्छर वगैरह ये सब वाली। तो चिकित्सा क्या करोगे? पंच अंगुल जो तेल है, तेल को मंदोष्ण दूध में मिला करके आपको उसका जो है रोगी को उसको देना है, ठीक है? वात के शमन के लिए। दशमूल घृत का जो है नस्य या तर्पण वगैरह करा सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को तेल में मिश्रित करके रोगी को पिलाना है। रासनादि घृत का यूज कर सकते हैं, त्रिफलादि योग का यूज कर सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा है वो वातस तिमिर में आपको यूज करनी है। फिर आता है पित्तस तिमिर। पित्तस तिमिर में रोगी को क्या दिखाई देगा? सब चमकीली चीजें जो बहुत ज्यादा चमकीली हैं, जैसे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, इंद्रधनुष हो गया, विद्युत है, मयूर पंख सदृश, चित्र विचित्र एवं नील तथा कृष्ण वर्ण के उसको तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है? बकरी एवं भेड़ के घृत को चिकित्सा कैसे करना है आपको कि बकरी और भेड़ दोनों का घृत लिया, इनको काकुल्य आदि मधुर गण की औषधियों के कल्क एवं क्वाथ से सिद्ध करके हमें क्या देना है? नस्य देना है। तो बकरी और भेड़ दोनों के घी को काकुल्य आदि गण की जो औषधियां उनमें मिला के हमें क्या देना है? नस्य देना है। बलादी घृत का यूज कर सकते हैं और सारेवादी वर्ती का यूज कर सकते हैं। किसमें? पित्तज तिमिर में।
क्लियर है? फिर आता है कफस तिमिर। कफस तिमिर में क्या होगा, इसकी प्रबलता से रोगी जो चीज़ें देखेगा उनको सारी कफ जैसी यानी कि स्निग्ध देखेगा, श्वेत देखेगा। इम्पोर्टेंट गौर चामर के सदृश इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट था मयूरपंखी, ये पीजी के एग्जाम में पूछी जाती है। गौर चामर सदृश किसका लक्षण है? कफस तिमिर का। तो गौर वर्ण का या श्वेत बादल के समान देखता है। छोटे पदार्थों को अत्यधिक स्थूल रूप में देखेगा। छोटी चीजें वो कफ का आकार बड़ा है तो उस तरीके की दिखाई देंगी, और संपूर्ण पदार्थों को जल में डूबे हुए के समान देखता है, वो होता है कफज तिमिर। ठीक है, फिर आता है इसमें और क्या चिकित्सा में क्या कर सकते हो, तीव्रित कल्क और क्वाथ से सिद्ध घृत से हमें क्या कराना है, रोगी को विरेचन कराना है। पिप्पली, शहद, सेंधव लवण और जंगल पशु पक्षियों के मांस को मिला करके फुटपाक बना के यूज करना है, और मरीच आदि नस्य का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है रक्तज तिमिर। रक्त दोष अगर प्रबल है तो तिमिर रोगी प्रत्येक वस्तु को लाल लाल चीजें देखेगा, लाल देखेगा। तमो में हरे रंग की खास बात है, बहुत ज्यादा खास बात है। हरे रंग देखते ही हमारा ध्यान पित्त की तरफ जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है आपको। रक्तज तिमिर में कैसा लक्षण आता है, हरे रंग युक्त कृष्ण वर्ण की धुएं से आच्छादित धूम्र वर्णी अगर वस्तुओं को देखता है तो वो लक्षण पित्त का ना होकर के किसका होगा, रक्त का होगा। बहुत खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। चिकित्सा क्या कराओगे आप इसमें, स्थिरादि गण के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किया हुआ तेल का यूज करना है, और अणु तेल का क्या देना है, नस्य देना है। फिर आता है सन्निपात तिमिर। इसमें क्या करना है, अगर तीनों दोषों का प्रकोप हुआ है तो चित्र विचित्र तरह तरह की चीजें देखेगा। कभी एक पदार्थ को अनेकों में विभक्त तथा सभी में अलग अलग, कभी कभी दो में विभक्त देखेगा, यानी कि एक ही चीज को कई चीज में डिवाइडेड देखेगा। आकाश को तारों से हीन देखेगा, या ऐसा देखेगा कि आकाश में तारे बहुत ज्यादा हो गए हैं, या विकृत रूप में देखेगा। तो इसमें आपको चिकित्सा में क्या करना है, सौवीरांजन लेना है, उसको बार बार क्या करना है, तपा तपा कर बार बार मूत्र वर्ग में त्रिफला के क्वाथ में बुझा करके निशाचर पक्षी की अस्थियों के खोखले भाग में, जो पक्षी मर जाते हैं उनके खोखले भाग में रख करके 1 मास तक क्या करना है, बहते पानी में छोड़ देना है, बहते जल में छोड़ देना है। इसके बाद मेष पुष्प व मुलेठी चूर्ण मिला करके आंख में अंजन लगाना है। तो रक्तज जो सन्निपातज जो तिमिर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सौवीरांजन को बार बार हमने तपाया, उसको बार बार हमने त्रिफला क्वाथ में या मूत्र वर्ग में जो है बुझाया, निर्वाप लिया। तो और क्या किया, जो निशाचर पक्षी हैं उनका जो रिब केज का जो खोखला भाग है उसमें उनको भर दिया, भर करके उसको रिब केज को 1 महीने तक बहते पानी में छोड़ दिया, और इसके बाद उसके अंदर मेष पुष्प और मुलेठी का चूर्ण मिला के आंख में अंजन का यूज किया। ठीक है, तो ये चिकित्सा थी सन्निपात तिमिर की। फिर उसके बाद आता है तिमिर रोग में आप सामान्य चिकित्सा में क्या कर सकते हो, मुक्तादि महाअंजन का प्रयोग, नैना अमृत अंजन का प्रयोग, चंद्र प्रभावर्ती, शशि कलावर्ती, दारव्याधि अंजन, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला क्वाथ। तो ये सारी चीजें, त्रिफला घृत भी लिख सकते हो, इन सारी चीजों का हम यूज करेंगे तिमिर की सामान्य चिकित्सा में। फिर देखें आहार विधान, तो पुराण घृत, त्रिफला, शतावरी, आंवलकी, यव, इन पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य को जो है तिमिर रोग नहीं होते, क्योंकि ये सारे पथ्य पदार्थ है, आसानी से डाइजेस्ट होने वाले और सभी रोगों त्रिदोष का शमन करने वाले। हर एक जो ड्रग है, औषध आहार है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है। तो ऐसे अगर ये व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है तो उसको तिमिर रोग नहीं होगा। शतावरी द्वारा श्वेत दुग्ध में बनाई गई खीर का भी यूज करेंगे तो भी क्या होगा, रोगी को तिमिर नहीं होगा। या फिर जिन रोगियों को तिमिर है उनको शतावरी में सिद्ध दूध की हम खीर बना करके खिला सकते हैं। अपथ्य बहुत ज्यादा खास बात है, जैसे अभिष्यंद में हमने रक्त मोक्षण कराया ही था, वैसे इसमें बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है कि तिमिर में हम रक्त मोक्षण नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि रक्त मोक्षण के लिए आप किसी यंत्र का यूज करोगे, क्योंकि यंत्र से उत्पीड़ित करोगे अगर आप तिमिर को, तो दोष और ज्यादा बढ़ जाएंगे और बढ़ करके दर्शन शक्ति का नाश कर देंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा खास बात है कि तिमिर में रक्त मोक्षण बढ़ जाता है। तो कभी कथन कारण का क्वेश्चन अगर एमडी एग्जाम में आए कि तिमिर में रक्त मोक्षण वर्जित है, और कारण ये है कि रक्त मोक्षण में यंत्र का यूज होगा और यंत्र के उत्पीड़न से दोष बढ़ करके दर्शन शक्ति का नाश कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, सही है। ठीक है, तिमिर की अगर उपेक्षा की जाए
तो कांच, और कांच की अगर उपेक्षा की जाती है तो लिंगनाश होगा। इसलिए दारुण तिमिर रोग की चिकित्सा हमें शीघ्र से शीघ्र की जाए। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि नेत्र का परम दारुण व्याधि कौन-सी है, वो है तिमिर। क्योंकि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो काँच में कन्वर्ट हो जाएगा, और काँच को ट्रीट नहीं किया तो लिंगनाश में कन्वर्ट हो जाएगा। साध्य-साध्यता की बात करें तो प्रथम पटल में आश्रित एवं जो राग को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका रंजन नहीं हुआ है, वो तिमिर रोग क्या होगा? साध्य होगा। द्वितीय पटल में आश्रित और जो राग को प्राप्त हो गया वो कृच्छ साध्य हो गया। तृतीय पटल में आश्रित होगा वो कैसा होगा? असाध्य होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं पित्तज परिमलाई लक्षण की। देखिए क्या होगा पित्तज परिमलाई का लक्षण? परिमलाई तो हमने पित्तज के अंदर ही पढ़ा था, या पिता परिमलाई कांच, नील कांच। ठीक है, तो पित्तज ही होगा। पित्तज ना भी लगा रहे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि पित्तज ही है। तो रक्त के प्रसाद भाग से तथा रक्त के तेज से उत्पन्न हुए परिमलाई रोग में दृष्टि का आकार कैसा हो जाता है? बहुत खास है, स्थूल कांचन आभाम। दृष्टि जो होती है, मोटा जो कांच का टुकड़ा होता है, बिल्कुल इस तरीके की दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं पित्तज परिमलाई। और क्यों होता है ये? रक्त के प्रसाद भाग के कारण या रक्त के तेज के कारण आंखों का जो दृष्टि है वो मोटे कांच के समान दिखाई देती है, उसको कहते हैं पित्तज परिमलाई। उसका वर्ण अग्नि के समान लाल हो जाता है। दृष्टि मंडल जो होगा वो म्लान तथा नील वर्ण का हो जाता है। तो नील जो पित्त वाले लक्षण आएंगे तो नील वर्ण का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस परिमलाई रोग की अवस्था से दोष का अगर क्षय हो जाता है तो कभी-कभी रोगी को दिखने लग जाता है, वैसे इसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पित्त और रक्त दोनों का थोड़ा बहुत क्षय हो गया तो रोगी थोड़ा बहुत देख सकता है। ठीक है। फिर हम एक पढ़ रहे हैं याप्य रोग का चिकित्सा विधान। तिमिर रोग कैसे थे? याप्य थे। तो तिमिर अवस्था वाले कांच रोग जो है वो कांच, हमने 6 कांच पढ़े थे, वो सारे के सारे क्या थे? असाध्य याप्य थे, सॉरी। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? रक्त मोक्षण करना है। शुद्ध अशुद्ध जो रक्त है उनका हमें क्या कर देना है? निर्हरण कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आप रक्त मोक्षण के लिए किसी भी यंत्र वगैरह का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे हम जलौका से यूज करा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विरेचन द्रव्य के कल्क क्वाथ से सिद्ध प्राण घृत से हमें क्या कराना है? विरेचन कराना है। अंजन लगाने के पश्चात प्रयुक्त होने वाली वस्तु को प्रत्यंजन कहते हैं। तो प्रत्यंजन का यूज करना है हमें याप्य रोगों में, जैसे मेघ श्रृंगादय अंजन का यूज करना है। प्रत्यंजन कैसे बनाओगे कि श्रोता अंजन जो लेना है आपको, उसके अंदर त्रिफलादी क्वाथ में श्रोता अंजन को शुद्ध करके खरल में डाल करके उसमें बकरी का मांस रस, फिर उसके बाद दूध और घृत, इन सब में पृथक पृथक भावित करके और उसको सुखा करके जो अंजन बनेगा वो होता है प्रत्यंजन। तो प्रत्यंजन का यूज हम याप्य रोगों के अंदर करते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका कंप्लीट तिमिर रोग, जो पटल के साथ साथ हमने दोष के अकॉर्डिंग भी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लिंगनाश रोग की।